Hello students, welcome on my YouTube channel Physics by Pradeep Kumar. Today we will start your next topic, polar molecules, and after that we will discuss about the non-polar molecules. Okay, these are the types of the molecules of a dielectric substance or material. Okay, in previous lecture you saw types of molecules of a dielectric substance. Dielectric substance. Okay, there are two types of dielectric substances: polar dielectric molecules or polar molecules, and second is non-polar dielectric molecules. Okay, dielectric molecules. Now first of all we discuss polar molecules or polar dielectric molecules. Okay, we know that there are two types of molecules on the basis of their structure and on the basis of the electric dipole moment of the molecule. Okay, here see, we take any two molecules. Okay, then we see, suppose first molecule is HCl. एक मॉलिक्यूल आपके पास क्या है, HCl का है, और एक मॉलिक्यूल आपके पास CO2 का है. ठीक है ना. अब आपको करना क्या है कि इनकी स्ट्रक्चर फॉर्म कीजिए. जब हम इनकी स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे तो देखते हैं कैसी स्ट्रक्चर आएगी इसकी. तो इसकी स्ट्रक्चर जब आप देखते हैं तो ऐसे कुछ मिलती है आपको, जिसमें सिंगल कोवैलेंट बॉन्डिंग के द्वारा अपनी स्ट्रक्चर को क्या करता है, फॉर्म करता है. ठीक है. जब हम CO2 की बात करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की, तो इसमें कार्बन जो है वो 2 ऑक्सीजन्स के साथ बॉन्डिंग कंप्लीट करता है, लाइक दैट. ओके, तो यहां पर देखिए कि जब ये कोवैलेंट बॉन्डिंग बनती है हाइड्रोजन एटम और क्लोरीन एटम के बीच में, तो कोवैलेंट बॉन्डिंग में क्या होता है कि आपके पास एक इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एटम और एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है. एक की प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉन को देने की होती है और एक की प्रॉपर्टी लेने की होती है. सॉरी, दोनों की ही प्रॉपर्टी लेने या देने की होती है. ठीक है ना, लेने की. बट उनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है उसमें कुछ डिफरेंस होता है. ओके, तो यहां पर आप देखिए HCl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन एटम के कंपैरिजन में लार्ज है, बट इतनी नहीं है कि वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली अपनी ओर खींच सके, हाइड्रोजन से बाहर निकाल सके. यदि ऐसा होता है तो यहां पर जो बॉन्डिंग बनेगी
वो आपकी आयनिक बॉन्डिंग बनेगी, मेटेलिक बॉन्डिंग बनेगी। ओके, बट यहां पर ये ट्राई करता है इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की, बट ये इसमें सक्सेस नहीं हो पाता है इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली इससे बाहर निकालने में। तो जहां पर कुछ ऐसी कंडीशन आ जाती है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में तो डिफरेंस होता है, बट इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर नहीं हो पाता है, कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं हो पाता है, उस कंडीशन में आपका जो बॉन्डिंग फॉर्म होती है वह होती है आपकी कोवेलेंट बॉन्डिंग। यहां पर आप देखिए, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी जो क्लोरीन की है वो हाइड्रोजन के कंपैरिजन में लार्ज है, तो इसका इलेक्ट्रॉन क्लोरीन एटम की ओर थोड़ा सा क्या होगा, ट्रांसफर होगा अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। तो इसके स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के कारण यहां पर एक स्मॉल जो है आपका पार्शली पॉजिटिव चार्ज और स्मॉल यहां पर पार्शली नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, और इस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में कोवेलेंट बॉन्डिंग के कारण एक सेपरेशन भी होता है, जो कि कंसेप्ट है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का, जिसमें आपने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल हम उस सिस्टम को कहते हैं जिसमें टू अपोजिट बट इक्वल चार्जेस आर सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस, दैट सिस्टम इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो यहां पर सिस्टम बिल्कुल सेम एज ऐसा ही है जैसे हमने डेफिनेशन दी थी इलेक्ट्रिक डाइपोल की। तो हर मॉलिक्यूल कहीं ना कहीं एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह कार्य करता है, बट वो किस सिचुएशन में कार्य करता है वही यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। डेली लाइफ से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट फिनोमिना ये आपका है। तो यहाँ पर देखिए इसकी एप्लीकेशंस बहुत लार्ज है, यदि आप इसकी एप्लीकेशंस को स्टडी करेंगे तो आपको काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको डेली लाइफ में इसके मिलने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की आपको डायरेक्शन बताई गई थी निगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट डेवलप हो जाएगा जिसकी डायरेक्शन निगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, दैट मींस क्लोरीन टू हाइड्रोजन एटम की ओर होगी, जो कि यहाँ पर आपका नॉन जीरो होगा। बट इन दैट केस सपोज फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक दिस पार्ट ऑफ दिस मॉलिक्यूल, in that case electronegativity of the oxygen is larger than comparable to the carbon atom, okay, with respect to carbon atom. So the transfer of electrons of carbon will be towards oxygen. How much electrons? Will be 2 electrons. So there are -2 positive charge, negative charge, and here is +2 डेल्टा चार्ज। पार्सली यहाँ पर कुछ पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस होगा, पार्सली यहाँ पर कुछ नेगेटिव चार्ज क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर आप चलिए अब इधर भी इसी प्रकार देखिए, ये भी इसके इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा क्योंकि इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ पर भी आपका पार्सली 2 नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर पार्सली 2 पॉजिटिव चार्ज आपका डेवलप हो जाएगा। अब आप देखिए जितनी बॉन्ड लेंथ आपकी इधर होगी उतनी बॉन्ड लेंथ आपकी इधर होगी। ठीक है ना, जब बॉन्ड लेंथ सेम है और दोनों पर जो चार्जेस है वो भी सेम है, तो दोनों साइड्स के आपके जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होंगे वो भी आपके सेम ही होंगे, वो भी आपके क्या होंगे, सेम होंगे। हाँ जी, हाँ जाओ मम्मी को दे दो, ये भी आपके क्या होंगे, सेम होंगे। अब डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं, निगेटिव टू पॉजिटिव, दैट मीन्स इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल आपका इस डायरेक्शन में होगा P, और इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल -2 पॉजिटिव इसका इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है ना, तो दोनों के इलेक्ट्रिक डाइपोल सेम होंगे बट अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। इन दैट केस दैट इज जो आपका यहाँ पर P नेट होगा मॉलिक्यूल का वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर एक चीज देखते हैं कि हमें मॉलिक्यूल्स जिनके बीच में कोवेलेंट बॉन्डिंग फॉर्म होती है, ऐसे 2 टाइप्स के मॉलिक्यूल्स मिलते हैं जिसमें से एक के लिए नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो और सेकंड के लिए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आपको 0 मिलता है। ऐसे मॉलिक्यूल जिनके लिए हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो मिलता है उन मॉलिक्यूल्स को हम पोलर मॉलिक्यूल्स, और जिनके लिए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट 0 मिलता है उन्हें हम नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। बट जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं यदि हम उन पर कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दे तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर इनमें भी कुछ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हो जाता है। इसलिए हम यहाँ पर इन डाइपोल्स को ऐसे डिफाइन करेंगे, एक तो होगा परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल और दूसरा होगा इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ओके, परमानेंट एंड इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ओके,
तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि एक तो मॉलिक्यूल ऐसा होगा जिसके पास परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होता है, एक ऐसा होगा जिसके पास परमानेंट अपना इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट नहीं होता है। दीज आर टू टाइप्स ऑफ द molecules of the dielectrics. Okay, and you know very well about that. Dielectrics are or all exist in nature due to covalent bonding. Okay, so now write down the definition here, and second definition is also here, that see clearly here the structure of this molecule and see the structure of this atom, this molecule also. This molecule is symmetrical about the carbon atom, but this atom is not, this molecule is not symmetrical, but this molecule is not symmetrical. So that means polar molecules is not symmetrical, but non-polar molecules are symmetrical molecules. Okay, and next thing is, see the center of the positive charge in case of HCl atom is here. This is positive charge plus delta, and here the center of negative charge is minus delta. Both in the centers of the negative and positive charge do not coincide each other, एक दूसरे को coincide नहीं करते हैं, but in that case here is center of negative charge, this is the center of plus 4 delta charge, and this is the center of minus 2 delta charge. If you will find out the center or all that charge, then the center of the minus 4 negative charge is this. That means overall charge will be centered at this point. So overall effect of the charge is 0. Overall effect of the charge is 0. ओके, तो सेकंड डेफिनेशन आपकी ये है कि जिसमें आपके नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस के सेंटर कोइंसाइड नहीं करते हैं वो आपका पोलर मॉलिक्यूल्स होता है, और जिनमें इनके सेंटर्स कोइंसाइड करते हैं वो आपके नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि कैसे सेंटर कोइंसाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यदि आप इस नेगेटिव टू माइनस टू डेल्टा का सेंटर निकालें, कैसे निकालेंगे सेंटर, जैसे सेंटर ऑफ मास निकालते थे, ठीक है ना, तो सेंटर ऑफ मास जैसे निकालते थे आप वैसे ही निकालेंगे, तो आप देखिए कि इसका सेंटर यहाँ पर होगा। ये सारा का सारा ओवरऑल चार्ज आपका कहाँ सेंटर्ड होगा, इस पॉइंट पर। जैसे आप प्रॉब्लम्स में स्टडी जब करते हैं तो वहाँ पर आप यूज भी करते हैं, कैसे कि आपकी अर्थ है और अर्थ में आपका मास का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जब उस प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं तो आप देखो जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमेट्रिकल है अबाउट द सेंटर ऑफ द स्फीयर। सो वी कैन कंसीडर ओवरऑल चार्ज कोइंसाइड एट दैट पॉइंट, ठीक है ना। तो हम वहां पर ये कंसीडर कर लेते हैं कि इसका जो ओवरऑल चार्ज है या मास है वो इस पॉइंट पर क्या है, सेंटर्ड है, क्योंकि ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो यहाँ पर भी आपका नेगेटिव चार्ज का सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसे हम ये मान सकते हैं कि उसका सेंटर कहाँ है, बीच में है, प्लस 4 डेल्टा पर है, और जब प्लस 4 डेल्टा पर आप इसका सेंटर कंसीडर करेंगे तो ओवरऑल नेट इफेक्ट जो चार्ज का होगा वो कितना होगा, 0। तो यदि आपके नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस के सेंटर कोइंसाइड करते हैं तो में पोलर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे, और यदि कोइंसाइड नहीं करते हैं तो में आपके पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है ना। तो चलिए डेफिनेशन नोट करते हैं, और डेफिनेशन आपकी क्या होगी, चलिए तो पहली डेफिनेशन हम नोट करते हैं। polar molecules are that molecules in which the center of mass इसलिए क्या देंगे, क्योंकि जो यहाँ पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो इसी एटम पर होगा, और एटम क्या है, एक मास का डिस्ट्रीब्यूशन है, इसलिए हम ये कह देते हैं सेंटर ऑफ मास।
are that molecules in which the center of mass of center of mass center of mass center of mass of the positive of the positive atom of the positive charge and negative charge do not coincide to each other okay do not coincide to each other. That types of molecules are known as polar molecules. Okay, and the electric dipole and the permanent electric dipole moment of the polar molecules is not zero. Okay, so second definition is polar molecules are that molecules which have whose permanent electric dipole moment is not zero. For example, HCl, HBr, HI, HF, CO. Okay, and next thing is H2O. H2O is the very important example of the polar molecules. Okay, देखिए अब यहाँ पर एक बात और सामने आती है कि आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि इस टाइप के मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है, इस टाइप के मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप की होती है. तो ये कैसे पता चलता है कि इस मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर लीनियर होगी या ट्रायंगुलर होगी या आपकी क्वाड्रिलेटरल टाइप होगी? तो कैसे पता चलता है कि हमें किसी मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर किस टाइप्स की होती है? देखिए, मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर को फाइंड आउट करने के लिए हम उस मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का एक्सपेरिमेंटली मेजरमेंट करते हैं.
क्लियर है। अब जो आपका केमिकल फॉर्मूला है उसके बारे में तो आपको जानकारी होती है। अब प्रॉब्लम ये आती है कि आपका जो H2O है, जैसे CO2 हमने लिया, हमने इसकी लीनियर स्ट्रक्चर बना दी। सिमिलरली यदि हम चाहे तो H2O की भी स्ट्रक्चर हम ऐसे बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं? तो इसकी स्ट्रक्चर यदि हम ऐसा बनाते हैं तो आप देखें बॉन्डिंग आपकी कंप्लीट हो जाती है और वैसे कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आती। बट इस स्ट्रक्चर को जब हम एक्सपेरिमेंटली देखते हैं तो ये वेरीफाई नहीं हो पाती है। तो वेरीफाई क्यों नहीं हो पाती है? इस कंडीशन में आप देखिए जरा एक चीज, क्या कि जब इस कंडीशन में आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ये कम मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर इधर होगा, तो यहाँ पर प्लस डेल्टा और यहाँ पर भी आपका प्लस डेल्टा। इस कंडीशन में इस पर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P इधर होगा, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इधर होगा, जो सेम होंगे बट अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। इस कंडीशन में तो H2O का नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट 0 प्राप्त होना चाहिए। देखिए अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बारे में जानकारी कैसे पता करेंगे कि इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट 0 है या नॉन जीरो है? इसके लिए हम क्या करते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज करते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी से जब इन्हें एनालाइज किया जाता है तो एनालाइज करने पर यह पता चलता है कि इसका जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है वो नॉन जीरो प्राप्त होता है, क्योंकि वहां पर ये इफेक्ट शो करता है अपना। तो वहां पर इसका जब नॉन जीरो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आपको मिलेगा तो नॉन जीरो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का मीनिंग होगा कि इसकी स्ट्रक्चर अब लीनियर नहीं हो सकती। तो लीनियर नहीं है तो किसी अनदर टाइप की होगी। तो वो किस टाइप की होगी, तो किस सिचुएशन पे इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एक्सपेरिमेंटली फाइंड जो आपने ऑब्टेन किया जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट से कि कब मैच करेगा। तो हम यहाँ पर इसे डिफरेंट एंगल्स पे क्या करते हैं, वो करते हैं, मॉडिफाई करते हैं। तो कैसे इसका डायग्राम आपने पढ़ा होगा कि कुछ इस टाइप से इसका आपने स्ट्रक्चर देखी होगी, ट्रायंगुलर टाइप, ठीक है ना। तो जो आपका H2O है वो एक पोलर मॉलिक्यूल है, क्योंकि उसका इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है, परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल उसका होता है, इसलिए आपके H2O की स्ट्रक्चर लीनियर नहीं होती, बट CO2 की स्ट्रक्चर लीनियर होती है, क्योंकि CO2 का आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एक्सपेरिमेंटली 0 प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट केमिस्ट्री के लिए भी कितना इंपॉर्टेंट आप साबित हो सकता है। आपने रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का नाम सुना होगा, ये आप देखिए। तो सबसे पहले जो हम बात करते थे तो आपकी रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी होती थी, उसके बाद वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, और उसके बाद रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का नाम आता है। और जो ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका अपना परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट 0 होता है, उन मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर को जो हम स्टडी करते हैं वो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी की हेल्प से की जाती है, ठीक है ना। सीवी रमन हमारे इंडिया के एक फेमस साइंटिस्ट थे जिन्हें नोबेल प्राइज मिला था फिजिक्स में। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। तो ये आपका डायग्राम इसका हो गया। यहाँ पर आप -2 डेल्टा ले सकते हैं, यहाँ पर आपके प्लस डेल्टा और यहाँ पर आपका प्लस डेल्टा। तो इसका जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की फॉर्म में जो डायग्राम होगा वो लाइक दैट होगा कि ये आपका P एक इधर हो जाएगा और एक P आपका इधर हो जाएगा, और जो P नेट होगा वो आपका कहीं बीच में होगा। तो एंगल्स आप एक्सपेरिमेंटली मेजर कर सकते हैं कितना है। एक्सपेरिमेंटली आपको नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट मिल जाएगा, और एक किसका इलेक्ट्रिक डाइपोल आप मोमेंट आप प्रैक्टिकल थ्योरेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं। एंगल सेट कर लीजिए, थीटा कंसीडर कर लिए, और रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल का फॉर्मूला पी के साथ अप्लाई करके आप इसकी यहाँ पर एंगल भी कैलकुलेट कर सकते हैं। P net is not equal to 0. So H2O is a polar molecule. Another examples based on this is NH3 also. NH3. Try to form the structure of NH3 like that. Okay. So after that we will discuss non-polar molecules. Okay, non-polar molecules nothing but non-polar molecules. Okay, non-polar
non-polar molecules are that molecules in which the center of mass of the positive charge and negative charge coincide to each other, and that is that is the permanent electric dipole moment of the non-polar molecules, non-polar molecules non-polar molecule is zero. So we can say that non-polar molecules are that molecules whose permanent electric dipole moment is zero. Whose permanent electric dipole moment is zero. For example, we can take symmetrical molecules like that CO2, CH4, H2, N2 and Cl2, okay, O2, etc. Okay, these type of molecules are of the example of non-polar molecules. Okay, so I think आपको समझ में आ गया होगा. Now, in next section, we will try to check out the electric dipole moment of an atom is zero or non-zero. That means an atom is a non-polar molecule or polar molecule. Okay, so electric dipole moment of an atom okay, electric dipole moment of an atom. Now you know very well atom is a combination of two parts, nucleus and electrons. Okay, in the nucleus there exist positive protons and neutral neutrons, and the electrons are negative charged particles which are distributed symmetrically around the nucleus in the form of a spherical cloud. Okay, and where the probability of finding the electrons is maximum, that part of the sphere is known as orbital, which is denoted by
s orbital, p orbital, d orbital, f orbital, etc. Okay, GHI. Suppose this is an atom and this is the nucleus of the atom where overall positive charge concentrated and the negative charge of the atom distributed around the nucleus in the form of symmetry, spherical symmetry. Okay, see here clearly, the center of positive charge is here and also the center of all negative charge is at the center of the sphere. तो देखिए जो आपका पॉजिटिव चार्ज है उसका जो सेंटर है वो क्या है, आपका स्फीयर का सेंटर, और जो ओवरऑल नेगेटिव चार्ज आपका स्फेरिकल फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूटेड है उसका सेंटर भी कहां पर एग्जिस्ट करेगा, स्फीयर के सेंटर पर। ये समझ में आया ना। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज अमाउंट में इक्वल है बट अपोजिट है एटम के केस में, बट इनका जो सेंटर है वो एक दूसरे से क्या करता है, कोइंसाइड करता है ना। तो यहां पर आप कह सकते हैं पॉजिटिव चार्ज, ये न्यूट्रल होता है आपका एटम, क्या होता है, न्यूट्रल। क्यों होता है न्यूट्रल, सिंस क्यू नेट कितना होता है आपका, 0 होता है। इतना ही पॉजिटिव चार्ज होता है और इतना ही नेगेटिव चार्ज। सिंस सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज coincide to each other so the permanent electric dipole moment of an atom is 0। ओके, तो जो एटम होता है आपका उसका अपना इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, 0 होता है। अब हम देखते हैं कि इसका अपना इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट 0 है, बट इस एटम का एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में बिहेवियर कैसा होगा, अब ये जानने की हम कोशिश करेंगे, ठीक है ना। बिहेवियर of the atom of an atom in an external electric field। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम क्या करेंगे कि इस एटम पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। देखिए आपके माइंड में हमेशा एक क्वेश्चन रहता होगा और आगे चलने पर चलकर आपको ये क्वेश्चन आपको बहुत परेशान भी करेगा। देखिए जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इफेक्ट करता है वो चार्ज को करता है। अब यदि किसी के पास कोई चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगाएगा, यानी कि उसे डिस्टर्ब करेगा। लेकिन यदि आपसे ये कहा जाता है कि एक न्यूट्रल एटम है, एक न्यूट्रल बॉडी है और उसे आप किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट करते हैं, तो उस कंडीशन में आप कहेंगे कि नेट चार्ज तो 0 है। इसलिए जो आपका जो इफेक्ट होगा, जो आपका जो न्यूट्रल एटम था या न्यूट्रल ऑब्जेक्ट था, वो उसका जो बिहेवियर होगा वो अनचेंज्ड होगा, अनअफेक्टेड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड से। बट ऐसा नहीं होगा,
वहां पर आपका नेट चार्ज तो काम नहीं करेगा, बट अनदर क्वांटिटी वहां पर काम करेगी। और वो क्वांटिटी क्या होगी आपकी? वो अनदर क्वांटिटी आपकी होगी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है ना। और कुछ कंडीशन ऐसी होती है जैसे CH4 की कंडीशन आपकी, कि उस कंडीशन में क्या है कि क्या होता है कि मान लीजिए आपका नेट चार्ज 0 हो एटम का, ऑब्जेक्ट का, आपका नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट भी आपका क्या है, ऑब्जेक्ट का 0 है। बट उस कंडीशन में भी आफ्टर अप्लाइंग द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, यदि उसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट भी 0 है, तब भी हम ये नहीं कह सकते कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से डिस्टर्ब होगा या नहीं होगा, या वहां पर कुछ एक्टिविटी करेगा या नहीं करेगा। कर सकता है, क्योंकि हम उसके बाद एक अनदर कॉम्बिनेशन लेते हैं चार्जेस का। पहले हम सिंगल चार्ज का कॉम्बिनेशन लेते हैं, फिर हम 2 चार्जेस का कॉम्बिनेशन लेते हैं जिसे हम डाइपोल कहते हैं, फिर हम 4 चार्जेस का कॉम्बिनेशन लेते हैं जिसे हम क्वाड्रोपोल कहते हैं। फिर यदि ये भी 0 आता है तो उसके बाद हम कंसेप्ट लेते हैं 8 चार्जेस का जिसे हम ऑक्टोपोल कहते हैं। यदि ये भी 0 आता है फिर हम कंसेप्ट लेते हैं 16 चार्जेस का, और ऐसे ये चैन चलती चली जाती है। इसे बोलते हैं मल्टीपोल एक्सपेंशन, मल्टीपोल एक्सपेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। ठीक है ना, आपको बात समझ आई होगी। तो न्यूक्लियस आपका ऐसा ही केस है जिसका आपका, जब आप न्यूक्लियस के केस की स्टडी करते हैं, एटम की स्टडी करते हैं, तो उसका केस भी कुछ ऐसा ही है। ऐसे ही आपका न्यूट्रॉन है, यदि आप न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन के पास चार्ज 0 है। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट भी शायद उसका 0 है, बट क्वाड्रोपोल मोमेंट उसका नॉन 0 होता है। ठीक है ना, तो कुछ इस तरीके से कंफर्म नहीं हूं मैं, यदि कंफर्म मैं बस आपको बताऊंगा जब कंफर्म होगा, तो इसलिए होता है उस केस में ऐसा ही होता है कि हम अलग अलग सीरीज बनाकर चलते हैं। हायर क्लासेस में आप इस चीज को स्टडी भी करेंगे। बिहेवियर ऑफ एन एटम इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम क्या करेंगे, इस एटम पर एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं कुछ इस टाइप से, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ। तो जैसे ही आप इस टाइप का यहां पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में आप इस एटम को पुट करेंगे, तो बिहेवियर क्या होगा? बिहेवियर क्या होगा कि आप देखें इलेक्ट्रिक फील्ड के पास एक प्रॉपर्टी होती है कि वो चार्जेस पर फोर्स अप्लाई करता है। और फोर्स कैसे अप्लाई करता है कि निगेटिव चार्जेस को ये अट्रैक्ट करता है, और पॉजिटिव जो आपका पॉजिटिव चार्ज है उस पर ये फोर्स जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अप्लाई करता है, और जो निगेटिव चार्ज है उस पर ये फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करता है। अब इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पर देखिए एक सेंटर आपका पॉजिटिव चार्ज का है, एक सेंटर आपका निगेटिव चार्ज का, दो एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहे थे। तो अब क्या होगा कि ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉजिटिव चार्ज को इधर की ओर अट्रैक्ट करेगा और निगेटिव चार्ज को इधर की ओर अट्रैक्ट करेगा, जिसके कारण इन दोनों के सेंटर एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, डिस्प्लेस हो जाएंगे, थोड़ा सा इनफाइनाइटेसिमल डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है ना, तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इनमें आपका डेवलप हो जाएगा, और उस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के कारण इसकी जो स्ट्रक्चर होगी वो भी थोड़ा सा स्फेरिकल ना होकर वो भी थोड़ा सा आपका डिस्टर्ब हो जाएगी। इधर आपके निगेटिव थोड़ा से जो इनके सेंटर है पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस की, वो एक दूसरे से आपके क्या हो जाएंगे, डिस्टर्ब होकर एक दूसरे से थोड़ा सा हट जाएंगे। क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे। बात समझ आई ना। तो यहाँ पर क्या होगा कि इसका नेट इफेक्ट निगेटिव आ जाएगा और इधर इसका नेट इफेक्ट आपका पॉजिटिव आ जाएगा। या ये कह सकते हैं कि इस केस में यहाँ पर पॉजिटिव और जो निगेटिव है वो एक ही पॉइंट पर कोइंसाइड कर रहे थे, बट इस केस में आपका जो निगेटिव है वो यहाँ पर आ जाएगा और जो पॉजिटिव है वो यहाँ पर आ जाएगा, बट सेपरेशन जो होगा बहुत स्मॉल होगा, और सेपरेशन स्मॉल होगा यहाँ पर। ठीक है ना, और जो चार्जेस में जब डिस्प्लेसमेंट आया तो बहुत स्मॉल होगा। तो इसी डिस्प्लेसमेंट के कारण जो आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं, आपने देखा होगा कि मॉलिक्यूल्स के बीच में एक अनदर फोर्स वर्क करता है जिसे हम वांडरवाल फोर्स कहते हैं। तो वांडरवाल फोर्स आपका डाइपोल्स के इंटरेक्शन के कारण ही डेवलप होता है।
ठीक है ना, जिसे हम वीक फोर्स भी बोल देते हैं मॉलिक्यूल्स के केस में, तो यही है। तो यहाँ पर आपकी बात समझ में आई होगी। अब इनके सेंटर्स जो आपके हुए में डिस्प्लेस हो गए, तो सेंटर्स डिस्प्लेस होने के कारण आपका क्या होगा कि यहाँ पर जो आपका P है वो अब इंड्यूस्ड हो जाएगा, इज नॉट इक्वल टू 0। तो इन द presence of external electric field, atom have an induced electric dipole moment, ओके। और यही आपका इंटरेक्शन करता है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि यदि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास है तो सभी का अपना एक ना एक क्या होगा, डाइपोल मोमेंट होगा, चाहे वो आपका एटम पोलर मॉलिक्यूल हो, चाहे वो आपका नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो। अब हम बात करेंगे, ये तो एटम का केस हुआ। अब बिहेवियर हम चेक करेंगे पोलर मॉलिक्यूल्स, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स का इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स का बिहेवियर कैसा होगा, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट है ये आपके सिलेबस का, एग्जाम्स में शायद ना पूछा जाए बट कंसेप्चुअल है, कंपटीशन में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है और हायर लेवल पर भी आपको इसकी काफ़ी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। देखिए डाइलेक्ट्रिक का केस यदि मैं स्टडी ना भी करूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप जिन टीचर्स को जानते हैं या जिनके पास आप पढ़ते हो उनसे आप पूछ कर देखिए, यदि उनके नोट्स आप देखेंगे तो सिंपल आपको डाइलेक्ट्रिक की डेफिनेशन लिखवाई जाएगी और वो ही सफिशिएंट है आपको आर्टिकल करने के लिए। बट जिस टॉपिक को आप पढ़ रहे हैं उसकी टॉपिक की नॉलेज आपको होनी चाहिए। आप एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, एग्जाम्स में कहीं से भी कोई पॉइंट पूछा जा सकता है। एनसीईआरटी बेस्ड आपका सिलेबस है तो कंसेप्चुअल होना चाहिए, तो हम कंसेप्ट को यहाँ पर क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड से भी कराइए, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।